हेलो एवरीवन, इस ड्रामा की बाकी एपिसोड्स का लिंक आपको पिन कमेंट और आई बटन में मिल जाएगा। तो अगर आप लोगों ने उन्हें नहीं देखा है तो जरूर से देख लीजिए। एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पर पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। चाओची फांग की स्मेल से अपनी होश खोने लगती है। उसे किस करने के लिए उसके क्लोज जाती है, पर फांग सो जाता है और उनकी केस नहीं हो पाती। चाओची भी खुद को होश में लाती है और बोलती है कि मैं फांग की ड्रंक होने का फायदा नहीं उठाऊंगी। और अब क्योंकि वो भी काफी थकी हुई थी इसलिए वो फांग के ऊपर ही सो जाती है। अगली सुबह जैसे ही फांग उठता है तो चाओची को अपने ऊपर सोता हुआ देखकर सोचने लगता है कि वो यहाँ क्या कर रही है। तभी उसे याद आता है कि कल रात उसने क्या क्या हरकतें की थी और वो शाओची को बेड से नीचे गिरा देता है। शाओची उसे बोलती है कि इस बार मैंने कुछ नहीं किया बल्कि तुम्हें रात में कैसी कैसी हरकतें कर रहे थे ये सब उसे बताने लगती है। जो सुनकर फांग उसका मुंह बंद कर देता है क्योंकि वो काफी एम्बैरस हो रहा था और क्योंकि इस बार गलती उसकी थी तो वो शाओची को डांटने के बजाय उसके लिए ब्रेकफास्ट बनाने लगता है, जो देखकर शाओची काफी खुश होती है। ब्रेकफास्ट करते वक्त शाओची फांग से पूछती है कि क्या तुम रोज इतना सारा ब्रेकफास्ट बनाते हो। फांग बोलता है कि जब मैं अकेला होता हूँ तो सिर्फ कॉफी पीता हूँ। शाओची बोलती है मैं तुम्हारी पड़ोसी हूँ तो मैं तुम्हारे साथ ब्रेकफास्ट करने के लिए आ सकती हूँ क्योंकि जब दो लोग साथ बैठकर खाते हैं तो ज्यादा खाया जाता है और मैं अपने साथ में चाय और शाबू को भी लेकर आ सकती हूँ। पर फांग उसकी ये सारी बातें इग्नोर करके कहता है कि जाओ मैंने तुम्हें माफ किया और अपनी तारीफ करते हुए बोलता है कि मैं इतना हैंडसम हूँ कि तुम मुझे देखकर खुद को अट्रैक्ट होने से नहीं रोक पाई। शाओची उसकी गलतफहमी दूर करते हुए कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तुम्हें नहीं बल्कि तुम्हारे सेंट को पसंद करती हूँ। तभी उसे रियलाइज होता है कि उसने क्या बोल दिया, कहीं फांग उसके हार्मोन वाले मिशन के बारे में समझ ना जाए। पर फांग तो अपनी कंपनी वाले सेंट के बारे में सोच रहा होता है। अब वो थोड़ा सा ब्रेकफास्ट करके यहाँ से निकल जाता है और बचा कुचा ब्रेकफास्ट शाओची अपने घर में लेकर आती है, जहाँ मिस चाय और शाबू दोनों ही मिलकर उसका काफी अच्छे से वेलकम करती हैं क्योंकि शाओची एक रात फांग के घर में बिता के आई थी और उन्हें लग रहा था कि इन दोनों के बीच में जरूर कुछ न कुछ तो हुआ होगा। इसलिए मिस चाय अबू से सारे डिटेल्स बताने को बोलती है कि उनके बीच में रात को क्या क्या हुआ। इधर हम हान को देखते हैं जो कि काफी खुश हो रहा था क्योंकि उसे लग रहा था कि कल उसने शाओची और फांग को मिलवाकर बहुत ही अच्छा काम किया और आज उसके बॉस उसे इस काम के लिए प्रेज करेंगे, लेकिन इसका उल्टा ही होता है। फांग आकर उसे डांट लगा देते हैं और बोलता है कि मुझे घर छोड़ना तुम्हारा काम है। वहीं शाओची भी इन लोगों को बता रही होती है कि फांग ड्रंक होकर कैसी बच्चों जैसी हरकतें कर रहा था, जो सुनकर मिस चाय डिसअपॉइंट हो जाती है कि कल तो इन दोनों के बीच में कुछ भी नहीं हुआ और वो एवे इतना एक्साइटेड हो रही थी। मिस चाय के यहाँ से जाने के बाद शाओबू से पूछती है कि कल तो तुमने बहुत सारे हार्मोन्स कलेक्ट किए होंगे, पर जब शाओची चेक करती है तो वो सिर्फ 0.8% था, जो देखकर वो सोचने लगती है कि इस स्पीड से तो वो कभी भी घर नहीं जा पाएंगे। और यहाँ वो शाओबू को ये भी बताती है कि आज गलती से उसने फांग के सामने हार्मोन्स वाली बात कर दी थी। तो शाओबू बोलती है कि तुम चिंता मत करो, वैसे भी फांग समझता है कि तुम्हारे दिमाग में कोई केमिकल लोचा है इसलिए वो इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देगा। दूसरी तरफ हम फांग को एक मीटिंग में देखते हैं जहाँ वो सभी के सामने अपने नए परफ्यूम का कॉन्सेप्ट रखता है जिसके अंदर प्यार की खुशबू होगी और उसको इस्तेमाल करने पर लोगों को ऐसा लगेगा जैसे कि वो प्यार में हो। ये आइडिया सभी लोगों को काफी पसंद आता है और फांग सभी को इस आइडिया के बारे में किसी से भी शेयर करने से मना करता है। पर जब हान मीटिंग रूम से बाहर आता है तो कांग उसके पास आकर उसे अपनी बातों में फंसा लेता है और हान के मुंह से उनके नए परफ्यूम के आइडिया के बारे में निकल जाता है। पर हान ये सोचकर यहाँ से चला जाता है कि कांग तो बूढ़ा हो चुका है और उसने नहीं सुना होगा कि उसने क्या बोला। जिसके बाद हम मिस जो को देखते हैं जो कि मिस चाय के कैफे में ही बैठकर कांग से परफ्यूम के बारे में बात कर रही होती है। तभी वहाँ पर शाओची आती है तो शाओबू से पूछती है कि क्या फांग की कंपनी का कोई ऑर्डर आया, लेकिन वो उसे मना कर देती है। फिर वो उससे ली के बारे में पूछती है कि तुम दोनों का कैसा चल रहा है और जब वो शाओबू का फोन देखती है तो उसमें उसने ली के साथ एक भी बार बात नहीं की थी। शाओची बोलती है कि तुमने एक भी बार ली से बात नहीं की, तो शाओबू कहती है कि नहीं। शाओची उसे समझाती है कि उससे बात करनी चाहिए वरना वो फिर से फांग के पास चला जाएगा। इसलिए शाओबू उससे मिलने के लिए फटाफट से वहाँ से जाने लगती है जहाँ वो गलती से मिस जो की टेबल से टकरा जाती है। ये देखकर शाओची टेबल सही करने लगती है, पर जैसे ही उसे पता चलता है कि फांग की कंपनी का ऑर्डर आया है तब वो क्लिनिक क्लॉथ को उसी टेबल पर फेंक कर वहाँ से चली जाती है और इसी तरह वो लोग मिस जो को परेशान कर देते हैं। इधर हम ली को देखते हैं जो कि अपना स्टूडियो सेटअप कर रहा था और वो बहुत ही खुश होता है, पर उसके पास बात करने के लिए कोई भी नहीं था। वो शाओबू से बात करने का सोचता है लेकिन फिर उसे ख्याल आता है कि इतने दिनों से उसने खुद ही उससे बात नहीं की तो भला वो क्यों उससे बात करे। वहीं शाओची फांग की कंपनी में ऑर्डर डिलीवर करने के लिए जाती है जहाँ उसके एम्प्लॉयज उसे बताते हैं कि तुम्हारा हस्बैंड मीटिंग में है और वो उसे ऐसा इसलिए बोलती है क्योंकि शाओची ने उस इवेंट में आकर सभी के सामने बोल दिया था कि मैं फांग की वाइफ हूँ। शाओची अब रूम के बाहर ही फांग का वेट करने लगती है। मीटिंग में फांग सभी शेयर होल्डर से बोलता है कि उन्हें फ्रेग्रेंस डिपार्टमेंट को रिसर्च के लिए ज्यादा फंड देना चाहिए। कांग बोलते हैं कि फ्रेग्रेंस डिपार्टमेंट उनकी कंपनी के इनकम का मेजर सोर्स नहीं है और अगर वो रिसर्च में पैसा लगाएंगे तो वो पैसा काफी टाइम तक अटका रहेगा और उसे रिटर्न आने में काफी टाइम लगेगा। फांग उसे जवाब देते हुए बोलते हैं कि इस डिपार्टमेंट से वो अपनी अर्निंग डबल भी कर सकते हैं। तो कांग कहता है कि क्या तुम ड्रीमी फ्रेग्रेंस की बात कर रहे हो, वो तो सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है, अभी तक उसका तुमने कोई भी प्रोटोटाइप तैयार नहीं किया है। और क्योंकि कांग ने एक शेयर होल्डर को अपनी तरफ किया हुआ था तो वो भी बोलने लगता है कि ऐसी बकवास रिसर्च में पैसा लगा के कोई फायदा नहीं होगा जब तक कि वो पहले से इसका कोई सैंपल रेडी करके ना दिखा दे। इस वजह से फांग अब काफी गुस्से में होता है। इधर हम ली को बाहर देखते हैं तभी उसे उसकी मॉम का कॉल आता है जो
उसे बोलती है कि बेटा तुम कहाँ हो, मैंने अभी अभी तुम्हारे जैसे एक लड़के को यहाँ पर देखा। ली अब अपनी मॉम को देखकर उसे छुपने की कोशिश करता है। तभी उसे शाओबू मिल जाती है जो कि उसे छुपा लेती है और वो अपनी मॉम से बच जाता है। शाओबू उसे बोलती है कि क्या तुमने अपनी मॉम को नहीं बताया कि तुम यहाँ पर हो, जिस पर ली मना करता है। और यहाँ क्योंकि शाओबू उसके काफी क्लोज खड़ी हुई थी तो वो बहुत ही नर्वस हो जाता है और शाओबू को खुद से दूर करके कहता है कि बहुत ही गर्मी हो रही है। ली अब उसे अपने स्टूडियो में लेकर जाता है जहाँ वो उसे बताता है कि मैं एक पेंटर बनना चाहता हूँ और हमारे जैसे कपल जो कि एक दूसरे से नहीं मिलते उन्हें ऐसे समझा जाता है कि उनका ब्रेकअप हो गया है। शाओबू बोलती है कि हम तो पहले से ही कपल हैं तो भला हमें मिलने की क्या जरूरत। ली बोलता है कि सच में तुम तो एक नंबर की डम्ब हो। फिर वो उसे बैठाकर उसे पूछता है कि क्या तुम्हें पता है कि कोई भी इंसान प्यार में क्यों पड़ता है। शाओबू बोलती है क्योंकि रिप्रोडक्शन ह्यूमंस की नीड होती है जिसके लिए दो लोगों की जरूरत पड़ती है। ली उसे बताता है कि प्यार में होना ऐसा होता है जैसे कि कभी तुम मुझे परेशान करो कभी मैं तुम्हें, और इसी प्रोसेस के अंदर हम दोनों के बीच में रोमांटिक फीलिंग्स डेवलप हो। जिसके बाद हम शाओची को देखते हैं जैसे ही फांग मीटिंग से बाहर आता है तो वो उससे बात करने की कोशिश करती है लेकिन वो हान के साथ सीधा अपने कैबिन में चला जाता है। फांग जब उसे यहाँ पर देखता है तो एक एम्प्लॉय से पूछता है कि ये लड़की कौन है तो वो बताती है कि ये लड़की और मिस्टर फांग एक कपल है। जो सुनकर कांग हैरान रह जाता है और शाओची से बात करने के लिए जाता है। इधर फांग अपने कैबिन में काफी गुस्से में होता है और वो हान से पता करने के लिए बोलता है कि हमारी नई फ्रेग्रेंस की इन्फॉर्मेशन किसने लीक की। तभी उसे बाहर शाओची कांग से बात करती हुई दिखाई देती है। कांग उससे पूछने की कोशिश कर रहा होता है कि उसका और फांग का क्या रिलेशन है, जिसके लिए शाओची उसे अपने स्टोर का कार्ड स्कैन करने के लिए बोलती है और कहती है कि आप मेंबरशिप ले लो, वो भी 20% डिस्काउंट पर, तब मैं आपको बता दूंगी। जैसे ही कांग मेंबरशिप खरीद लेता है तो शाओची बोलती है कि आपने VIP मेंबरशिप ली है पर आपको VVIP मेंबरशिप लेनी पड़ेगी मेरे और फांग के रिलेशन के बारे में जानने के लिए। ये बोलकर वो यहाँ से जाने लगती है। तभी हान बाहर आकर शाओची से बोलता है कि फांग तुम्हें बुला रहा है। वो अब काफी खुश होकर अंदर जाती है और वो उसके हैंगओवर के लिए वो एक केक लेकर आई थी जो वो उसे खिलाने वाली होती है पर फांग उसे रोक देता है। वो यहाँ वो उससे पूछता है कि तुम्हारा मुझे अप्रोच करने के पीछे क्या रीजन है। ये सुनकर शाओची काफी नर्वस हो जाती है और उसे लगता है कि फांग को उसके हार्मोन वाले मिशन के बारे में पता चल गया है। तभी उसे वो केक गलती से फांग की पैंट पर गिर जाता है और वो उसे चेंज करने का बोलकर वहाँ से जाने लगती है पर फांग उसे रोककर दीवार की साइड लेकर जाता है और उसे बोलता है कि अगर तुमने मुझे सच नहीं बताया तो मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा। फांग को ये लग रहा था कि उसकी प्रोजेक्ट की इन्फॉर्मेशन उसी ने लीक करी है। अब यहाँ इन दोनों की मिसअंडरस्टैंडिंग और बढ़ जाती है जब शाओची उसे ये बोलती है कि मैं तो सिर्फ अपना काम कर रही हूँ, जिसमें फांग को लगता है कि सच में शाओची ही वही पर्सन है जिसने उसके नए प्रोजेक्ट की इन्फॉर्मेशन लीक करी थी। वो उसे बोलता है कि अच्छा तो तुम ही हो जिसे मुझे डिस्ट्रॉय करने के लिए यहाँ पर भेजा गया है, या तुमने अपना मिशन पूरा कर लिया। शाओची उसे बोलती है कि नहीं अभी मेरा मिशन पूरा होने में काफी टाइम लगेगा और उसे तुम डिस्ट्रॉय तो नहीं होगे पर तुम्हारी लाइफ पे थोड़ा बहुत इम्पैक्ट जरूर पड़ेगा। फिर वो उसे चिल्लाते हुए ये बोलता है कि जाओ बोल दो अपने बॉस से जाकर कि मैं किसी से भी नहीं डरता। जो सुनकर शाओची यहाँ से जाने लगती है। तभी वहाँ पर हान आता है तो फांग उसे बताता है कि शाओची वही पर्सन है जिसने इन्फॉर्मेशन लीक करी है, पर ये सब तो हान ने जाने अनजाने में किया था और वो उसे समझाने लगता है कि शाओची वो पर्सन नहीं है। तो फांग कहता है कि उसने खुद ही मेरे सामने ये सब कन्फेस किया है। जो सुनकर हान भी हैरान रह जाता है और सोचता है कि जरूर उसने फांग के डराने की वजह से कन्फेस कर लिया होगा और वो फांग के गुस्से को देखकर यहाँ उसे सच भी नहीं बता पाता। इसके बाद हम शाओची को देखते हैं जो कि घर पर फांग से काफी गुस्सा हो रही है। तभी उसके पास शाओबू आती है जो उसे बताती है कि फांग ने आज कैसे उसे डांट लगाई और उसे ये भी पता चल गया है कि वो उसकी हार्मोन कलेक्ट कर रही है। शाओबू उसे बोलती है कि कहीं फांग तुम्हारे साथ ये सब इसलिए तो नहीं कर रहा कि वो जानना चाहता हो कि तुम एक एलियन हो। शाओची बोलती है हमारे प्लेनेट के रूल के अकॉर्डिंग हमें अपनी आइडेंटिटी प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ भी करना होगा। शाओबू कहती है कि हाँ हम किसी का मर्डर भी कर सकते हैं। शाओची बोलती है लेकिन मर्डर कुछ ज़्यादा ही हो जाएगा, प्लेनेट में हमारी इमेज भी खराब हो जाएगी और वैसे मुझे ही नहीं पता कि किसी का मर्डर कैसे कर सकते हैं। शाओबू कहती है कि वैसे अगर हमने फांग को मार दिया तो हम फिर अपना मिशन पूरा कैसे करेंगे। इसके बाद हम फांग को देखते हैं जो जैसे ही अपने घर में आता है तभी कोई उसके घर की डोरबेल बजाता है। वो दरवाजे के पीछे से ही बोलने लगता है कि वैसे मुझे तुम्हारी हरकतें बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, पर मुझे लगा था कि तुम एक अच्छे इंसान हो और मुझे नहीं पता था कि तुम ये सब करोगी। मैं तुमसे काफ़ी डिसअपॉइंट हुआ हूँ। दूसरी तरफ से डिलीवरी मैन बोलता है कि अरे भाई मैंने ऐसा क्या कर दिया जो तुम मुझे ये सारी बातें बोल रहा है। असल में फांग को लग रहा था कि वो शाओची है, पर वो डिलीवरी मैन गलती से शाओची का पिज्ज़ा लेकर उसके एड्रेस पर आ गया था। तभी शाओची भी बाहर आ जाती है जो कि पिज्ज़ा लेकर फांग के घर जाने की कोशिश करती है, लेकिन फांग उसके मुंह पर दरवाज़ा बंद कर देता है। शाओची भी अब गुस्से में अपने घर जाती है जहाँ मिस चाय उससे पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ है, तो वो उसे बता देती है कि फांग उससे बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गया है। मिस चाय बोलती है कि ये तो तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है, इसका मतलब है कि तुम धीरे धीरे सक्सेस की तरफ बढ़ रही हो और कल जाकर तुम्हें ये देखना होगा कि फांग तुमसे कितना नाराज़ है। अगले दिन हम फांग को देखते हैं जिसके पास हान आकर उसे समझाने की कोशिश करता है कि शाओची वो पर्सन नहीं हो सकती जिसने इन्फॉर्मेशन लीक की हो, क्योंकि उसे तो हमारे प्रपोजल के बारे में पता ही नहीं है और वो एक बुरी इंसान नहीं है। फांग बोलता है कि मैं कभी भी ऐसे पर्सन को दूसरा चांस नहीं दूंगा जो कि मेरी कंपनी को नुकसान पहुंचाना चाहे वो कोई भी हो। हान बोलता है कि अगर ये गलती किसी पर्सन ने जाने अनजाने में की हो तो फांग बोलता है कि तब भी मैं उसे नहीं छोड़ूंगा।
जिसकी ऐसी बातें सुनकर हान उसे सच बताने की हिम्मत नहीं जुटा पाता और यहाँ से चला जाता है। जिसके बाद हम शाओची को देखते हैं जो कि फांग की कंपनी में ऑर्डर डिलीवर करने के लिए आती है, पर गार्ड्स उसे अंदर नहीं जाने देते क्योंकि अब उसे फांग की कंपनी से ब्लैकलिस्ट कर दिया गया था, इसलिए वो वापस जाने लगती है। जिससे इस तरह देखकर हान को भी काफी बुरा लगता है क्योंकि उसकी गलती की सजा शाओची को मिल रही थी। आगे हम शाओची को मिस चाय के रेस्टोरेंट में देखते हैं जहाँ वो इंटरनेट पर फांग को मनाने के तरीके ढूंढ रही होती है। तभी मिस चाय उसे अपनी एक नोटबुक देती है और बोलती है कि मैंने काफी रिसर्च की बाद जिसमें सारी चीजें लिखी हुई हैं और तुम्हें उसके लिए बहुत ही अच्छा खाना बनाना होगा। इसलिए अब शाओची घर जाकर फांग के लिए उसी बुक में लिखी हुई रेसिपी बनाने लगती है, जहाँ वो इमेजिन करने लगती है कि जैसे ही फांग उसके हाथ का बना हुआ डिलीशियस खाना खाएगा तो वो उसके प्यार में गिर जाएगा। वो बहुत ही खुश होती है और खाना बनाते बनाते अवन में रखा हुआ चिकन भूल जाती है जो कि जल जाता है और उसमें से धुआं निकलने लगता है। उसी वक्त फांग भी अपने घर वापस आता है, जिसे शाओची के घर से कुछ आवाजें आती हैं और जैसे ही वो जाकर चेक करता है तो देखता है कि उसके पूरे घर में स्मोक फैला हुआ था। वो अंदर जाकर शाओची को आवाज़ लगाता है और देखता है कि स्टोव पर आग लगी हुई है, जिसे वो किसी तरह से बुझा देता है और उससे पूछता है कि भला तुम ये सब क्या कर रही थी। तो वो उसे बताती है कि मैं तो तुम्हारे लिए खाना बना रही थी लेकिन अब सब कुछ खराब हो गया है। तभी वहाँ फायर स्प्रेयर में से पानी निकलने लगता है, इसलिए फांग अब शाओची को अपने घर लेकर जाता है जहाँ वो उसे टॉवल देता है खुद को क्लीन करने के लिए। या वो उसे क्लोज आकर उसे बोलने लगता है कि तुम्हें इस काम के कितने पैसे मिले हैं और इनकी मिसअंडरस्टैंडिंग अब बढ़ती ही जाती है, जहाँ शाओची उसे ये बोलती है कि तुमने ये सब की शुरुआत की थी मुझे बुली करके। ये बोलकर यहाँ से चली जाती है और उसकी रिंग वहीं पर रह जाती है। तो फांग उसे देने के लिए जाने लगता है लेकिन वो रिंग फांग की उंगली में अटक गई थी, जिसे पहनते ही फांग को शाओची के साथ बिताए हुए सारी मेमोरीज याद आने लगती है जिन मेमोरीज को उसने इस रिंग के अंदर सेव किया था। फांग को नीचे गिरा हुआ देखकर शाओची वापस आती है और उससे अपनी रिंग ले लेती है। फिर वो उसे सोफे पर बिठाती है और पूछती है कि तुम्हें क्या हो गया। अब ये दोनों एक दूसरे को देख ही रहे थे कि तभी वहाँ पर शाओबू शाओची को ढूंढते हुए आ जाती है, जिन दोनों को इस तरह देखकर वो यहाँ से चली जाती है और उसके पीछे पीछे शाओची भी यहाँ से चली जाती है। और फांग सोचने लगता है कि अभी अभी उसे क्या हो गया था। जिसके बाद हम हान को देखते हैं जब वो अपने घर में होता है, तभी उसे न्यूज़ से पता चलता है कि आज टाइफून आने वाला है और बहुत तेज बारिश होगी। और क्योंकि फांग बारिश में अपनी मेमोरीज भूल जाता है इसलिए हान उसे ड्राइव करके दूसरी सिटी में ले जाने लगता है, पर रास्ते में ही बारिश शुरू हो जाती है और फांग अपनी मेमोरीज भूलने लगता है। इसी बीच उसे वो वाली मेमोरी याद आती है जब उसने शाओची से बोला था कि क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी, जो देखकर उसे लगता है कि शायद शाओची उसकी एक्स गर्लफ्रेंड है। मैं हम फांग को उसकी कंपनी में देखते हैं जहाँ वो हान के साथ अपनी मेमोरी बैंक में सभी लड़कियों के बारे में चेक कर रहा होता है, पर कहीं पर भी उसे शाओची की इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। इसलिए वो हान से बोलता है कि तुम शाओची के बारे में मुझसे क्या छुपा रहे हो। हान को लगता है कि फांग को पता चल गया कि वो परफ्यूम वाली इन्फॉर्मेशन शाओची ने नहीं बल्कि उसी ने लीक की थी और मैं आपको ये सब बताने की हिम्मत नहीं जुटा पाया, पर ये सब मैंने जाने अनजाने में किया था। जो सब सुनकर फांग बोलता है कि अच्छा वो तुम थे जिसने इन्फॉर्मेशन लीक की, अब मैं तुम्हारे 3 साल का बोनस कट कर लूंगा और अब मुझे ये बताओ कि मेमोरी बैंक में शाओची की इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं है। हान बोलता है कि इसके बारे में तो मुझे भी नहीं पता क्योंकि ये सारी इन्फॉर्मेशन तो मुझे डॉक्टर जान ने दी थी। और मिस्टर फांग आज तो बारिश हुई थी, फिर भी आपको शाओची के बारे में कैसे याद है। पर फांग उसकी इस बात का कोई जवाब नहीं देता और सीधा जैंग के पास मिलने के लिए चला जाता है। जैंग उसे बताता है कि लास्ट ईयर तुम एक बिजनेस ट्रिप पर लॉस एंजलिस गए थे, वो भी 3 महीनों के लिए, जिसकी कोई भी इन्फॉर्मेशन मेमोरी बैंक में नहीं है क्योंकि उस वक्त ना तो तुम अपने असिस्टेंट को लेकर गए थे और ना ही तुमने मुझे कॉन्टैक्ट किया था। तो शायद उसी वक्त तुम शाओची से मिले थे और जब तुम लॉस एंजलिस से वापस चाइना आ रहे थे तब वहाँ पर काफ़ी ज़ोर से बारिश हुई थी, इसीलिए शायद तुम शाओची को भूल गए। तभी फांग को भी याद आता है कि शाओची उसकी पड़ोसन की बेटी है जो कि अब्रॉड में रहती है, जिससे फांग को यकीन हो जाता है कि ये सच में उसकी एक्स गर्लफ्रेंड है। वो डॉक्टर जैंग से यहाँ पर पूछता है कि बारिश होने के बावजूद भी उसे शाओची के बारे में कैसे याद है। जैंग बोलता है कि जब तुम लॉस एंजलिस से वापस आ रहे थे तब भी बारिश हुई थी और इस बार भी जब तुमने बारिश को महसूस किया तो शायद तुम्हें शाओची की याद आ गई। फांग बोलता है कि भला इस जैसी लड़की मेरी गर्लफ्रेंड कैसे हो सकती है। तो जैंग बोलता है कि ये भला मुझे कैसे पता है, तो तुम खुद से पूछो ना। दूसरी तरफ हम शाओची और शाओबू को देखते हैं जो कि फिर से मिस चाय के कहने पर फांग को पटाने के लिए एक बुक पढ़ रही होती है। तभी उसे फांग का मैसेज आता है जिसमें उसने लिखा हुआ था कि मुझे पास्ट के बारे में सब कुछ पता चल गया है, इसलिए वो उसे बात करने के लिए आज दोपहर में मिलने के लिए बुलाता है। शाओची ये मैसेज शाओबू को दिखाती है और बोलती है कि कहीं फांग को याद तो नहीं आ गया कि कैसे उसने मुझसे जबरदस्ती शादी की। शाओबू कहती है कि ये चीज़ें तो कुछ सालों बाद होने वाली है ना, तो भला उसे अभी कैसे याद आ सकता है। शाओची बोलती है टाइम मशीन की गड़बड़ी की वजह से हम भी तो पास्ट में आ गए हैं, तो क्या पता उसे भी मेरे साथ रहकर वो सब याद आ गया हो। शाओबू बोलती है कि अगर उसे सब कुछ पता भी चल गया तो क्या हो गया, और वो इमेजिन करने लगती है कि कैसे फांग सारा सच जानने के बाद शाओची की मदद करेगा हार्मोन एलिमेंट कलेक्ट करने में ताकि वो अपने घर वापस जा सके। पर शाओची तो अपने दिमाग में कुछ और ही सोच रही थी कि फांग कहीं उसका बहुत सारा ब्लड न निकाल ले क्योंकि उसका ब्लड अर्थ पर सैफायर बन जाता है। जो सुनकर शाओबू कहती है कि तुम चिंता मत करो, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, अगर वो तुम्हें बुली करेगा तो मैं उसे अपनी पावर से इलेक्ट्रिक शॉक दे दूंगी। शाओची बोलती है कि नहीं, ये सब मैं खुद ही हैंडल कर लूंगी और अगर मैं वापस ना आ पाई तो तुम अपना सिस्टम ठीक करके होम प्लैनेट वापस चली जाना। जो सुनकर शाओबू उसके गले लगकर रोने लगती है। दूसरी ओर हम फांग को उसी कैफे में वेट करते हुए देखते हैं
जहाँ हान भी आया हुआ था और उसने फांग के कहने पर सारी चीज़ें रेडी कर ली थी, जैसे कि सबसे पहले वो शाओजी को कार ऑफर करेगा, फिर क्रेडिट कार्ड, और अगर वो इससे भी नहीं मानी तो वो उसे चेक बुक देगा। ये सारी चीज़ों से वो उसे अटेम्प्ट करने की कोशिश करेगा ताकि वो फांग का पीछा छोड़ दे। पर यहाँ हान फांग को समझाता है कि शाओजी ऐसी लड़की नहीं है। तभी शाओजी वहाँ पर आ जाती है। फांग उसे बोलता है कि मुझे सब कुछ पता चल गया है कि तुम मुझे वापस से पाना चाहती हो और तुम मेरी एक्स गर्लफ्रेंड हो। शाओजी बोलती है एक्स गर्लफ्रेंड नहीं, बल्कि मैं तुम्हारी बीवी हूँ, तुमने मुझे ज़बरदस्ती शादी की थी। और यहाँ ये दोनों ऐसे ही बहस करने लगते हैं। तो हान इन्हें चुप कराकर सबसे पहले तो शाओजी से माफ़ी मांगता है कि उसकी गलती की वजह से फांग ने उसे डांट दिया था, क्योंकि वही वो पर्सन है जिसने न्यू परफ्यूम की डिटेल्स लीक की थी। अब जब शाओजी को पता चलता है कि फांग उससे इस वजह से नाराज़ था तो वो रिलैक्स हो जाती है। फांग उसे बोलता है कि चाहे तुम कितनी भी कोशिश कर लो तुम मेरी गर्लफ्रेंड फिर से नहीं बन सकती, और कहता है कि पैसों से कुछ भी खरीदा जा सकता है। ये बोलकर वो उसे क्रेडिट कार्ड देता है। शाओजी बोलती है कि ये क्या है, तो इन दोनों को लगता है कि कार्ड से बात नहीं बनेगी, इसलिए फांग उसे कार्ड की कीज और चेकबुक दोनों देता है और बोलता है कि तुमसे पीछे छुड़ाने के लिए मैं कंपनसेशन में तुम्हें कुछ भी दे सकता हूँ। जो सुनकर शाओजी हैरान रह जाती है और बोलती है कि क्या तुम सच बोल रहे हो। फांग हान से बोलता है कि देखा है कितनी चालू लड़की है। वो शाओजी से कहता है कि चलो मैं तुम्हें सोचने के लिए कुछ टाइम दे रहा हूँ, मुझे बता देना कि तुम्हें क्या चाहिए। ये बोलकर फांग यहाँ से चला जाता है। घर जाकर शाओजी एक बुक पढ़ने लगती है जिसमें लिखा हुआ था कि कोई लड़का अगर आपको कंपनसेट करना चाहे तो इसका मतलब ये है कि वो आपसे ज़्यादा से ज़्यादा फिजिकल कांटेक्ट रखना चाहता है। जो सुनकर शाओजी काफ़ी खुश हो जाती है कि अब वो जल्द से जल्द फांग से हार्मोन्स कलेक्ट कर पाएगी। शाओबू यहाँ उससे पूछती है कि उसे ऐसा क्यों लगा कि तुम उसकी एक्स गर्लफ्रेंड हो, तो शाओजी बोलती है कि ज़रूर उसकी बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स रही होंगी, इसीलिए उसे गलतफहमी हो गई होगी कि मैं उनमें से एक हूँ। अगले दिन शाओजी फांग को मैसेज करके बताती है कि मैंने डिसाइड कर लिया है, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ शॉपिंग पर चलो, कुछ खाने पीने चलो और 24 घंटे मेरे साथ फ़ोन पर बात करो। इधर शाओजी काफ़ी मज़े से फांग का वेट कर रही होती है, पर अपनी जगह पर उसने वहाँ पर हान को भेज दिया था, जो देखकर शाओजी गुस्से में वहाँ से चली जाती है। घर जाकर शाओजी फांग को मैसेज करती है कि मेरे किचन का पाइप टूट गया है, इसलिए प्लीज़ आकर उसे रिपेयर कर दो, और उसे रिपेयर करते करते मेरे हाथ में दर्द भी हो रहा है, इसलिए तुम आकर मेरी मसाज भी कर देना। ये सब मैसेज करके वो खुद ही अपने किचन के पाइप को तोड़ देती है। अब फांग उसके घर तो आ जाता है, लेकिन वो अपने साथ साथ हान को भी लेकर आया था, जो कि उसका पाइप रिपेयर करने लगता है। शाओजी गुस्सा होती है और बोलती है कि हर चीज़ के लिए तुम मेरे पास हान को क्यों भेज रहे हो। तो फांग बोलता है कि हमारी कंपनी मेकअप बेचती है, तो क्या मैं सारे प्रोडक्ट्स को खुद पे ट्राई करता हूँ? नहीं ना, मैं अपने स्टाफ को चीज़ें हैंडल करने के लिए भेजता हूँ, इसलिए तुम्हारे पास भी मैंने हान को भेजा। पर जब तक हान पाइप रिपेयर कर रहा होता है तो शाओजी फांग की गोद में जाकर बैठ जाती है और बोलती है कि मेरे हाथ में दर्द हो रहा है, तो ज़रा थोड़ी सी मसाज कर दो। पर तभी हान कोट पहनकर शाओजी के पास आता है उसकी मसाज करने के लिए, जो देखकर शाओजी फांग के ऊपर से उठ जाती है। शाओजी अब काफ़ी दुखी होती है, क्योंकि जब से वो फांग की एक्स गर्लफ्रेंड बनी थी तब से फांग उसे कुछ ज़्यादा ही इग्नोर किए जा रहा था। शाबू अब एक्स गर्लफ्रेंड के बारे में सर्च करती है तो उसे पता चलता है कि 90% मेंस ऐसा सोचते हैं कि उनकी एक्स गर्लफ्रेंड प्रेजेंट गर्लफ्रेंड से अच्छी है। अब वो फांग के बारे में पता लगाने के लिए उसके डेटा एनालाइज करने लगती है, लेकिन उसका दिमाग उसको एनालाइज करते करते खुद ही गुंजल हो जाता है। शाबू बोलती है कि वो ली से उसके बारे में पूछेगी, क्योंकि उसे ज़रूर अपने भाई के बारे में पता होगा। शाओजी बोलती है कि लेकिन वो हमें इस बारे में नहीं बताएगा। शाबू बोलती है कि ये सब तुम मुझ पर छोड़ दो। अगले दिन शाओबू ली को मैसेज करती है और बोलती है कि तुमने कहा था ना कि हम दोनों कपल्स हैं, इसलिए हमें एक दूसरे के ड्रीम्स पूरे करने में मदद करनी चाहिए। ये बोलकर वो उसे एक होटल में आने का एड्रेस देती है। जो सुनकर ली तो ये सोचने लग जाता है कि आज वो उसकी इज्जत लूट लेगी, इसलिए वो खुद को बचाने के लिए एक पेपर स्प्रे खरीद लेता है। ली जब उससे मिलने के लिए होटल पहुंचता है तो शाबू फटाफट से उसे रूम के अंदर बुलाकर सोफे पर पटक देती है और अपनी जैकेट उतारने लगती है, जो देखकर ली बोलता है कि नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। शाबू बोलती है कि अरे क्या तुम्हें पेंटर नहीं बनना? तो ली हाँ बोलता है। शाबू कहती है बस तो फिर आज से मैं तुम्हारी टीचर हूँ और मैं तुम्हें पेंटिंग करना सिखाऊंगी। जो सुनकर ली बोलता है कि अरे तो तुम्हारा मतलब ये था। शाबू बोलती है कि तो फिर तुम क्या सोच रहे थे? ली बोलता है नहीं नहीं कुछ भी नहीं। तभी शाबू को उसके पास पेपर स्प्रे की बोतल मिलती है और उससे पूछने लगती है कि ये क्या है। ली हड़बड़ाते हुए बोलता है कि अरे ये तो मेरा माउथ फ्रेशनर है। ये बोलकर वो उसे अपने मुंह में स्प्रे कर लेता है, जिससे उसके पूरे मुंह में मिर्ची लग जाती है और उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। शाबू उससे पूछती है कि आखिर तुम्हें क्या हो गया? तो ली बोलता है कि नहीं नहीं कुछ भी नहीं हुआ। शाबू यहाँ से बोलती है कि आज के लिए मैं तुम्हारी मॉडल बनूंगी। फिर वो अपने सर पर एक सेब रख कर बैठ जाती है। अब जब ली उसे ड्रॉ करने लगता है तो वो उससे पूछती है कि क्या तुम्हारा कोई भाई बहन है? जिस पर ली उसे फांग के बारे में बताने लगता है। आगे वो उससे पूछती है कि तुम तो अपने भाई को अच्छे से जानते होगे, तो मुझे बताओ कि तुम्हारे भाई के उनकी एक्स गर्लफ्रेंड के साथ कैसे रिलेशन है। लेकिन ली तो यहाँ पर ये सोचने लगता है कि शाबू उसका टेस्ट ले रही है और वो इनडायरेक्टली उसके भाई का नाम लेकर उसके बारे में ही जानना चाहती है, पर उसे डायरेक्टली पूछने में बहुत ही शर्म आ रही है। इसलिए वो उसे जवाब देता है कि मेरा भाई अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के बारे में जो मर्जी सोचता हो, लेकिन मेरी कोई भी एक्स गर्लफ्रेंड नहीं है। अब वो उससे अगला सवाल पूछती है कि तुम्हारे भाई को कैसी लड़कियां पसंद है। अब यहाँ वो उसका भी अपने हिसाब से जवाब देता है और जितने भी सवाल शाबू उससे पूछती है वो उनका ऐसे ही जवाब देता है, जिसकी वजह से वो बेचारी काफ़ी इरिटेट हो जाती है। लेकिन ली बहुत ही खुश होता है क्योंकि उसे लग रहा था कि उसने शाबू को इम्प्रेस कर दिया है। शाबू अब जब ली की बनाई हुई ड्राइंग देखती है तो उसने उसके अंदर सिर्फ एप्पल बनाया था और अब वो उसकी पेंटिंग को स्कैन करके उसमें उसकी बहुत सारी गलतियाँ बता देती है।
तो पहले तो वो उससे इम्प्रेस हो जाता है और फिर वो बोलता है कि मेरे पास पेंटिंग बनाने के लिए कोई भी इंस्पिरेशन नहीं है, इसलिए मुझसे ऐसी पेंटिंग बनी है। जिसकी ये बात सुनकर शाओबू उसे इनक्रेडिबल ग्लासेस पहनाती है, जिनको पहन कर ली जैसे ही अपनी आंखें खोलता है तो वो खुद को स्पेस में पाता है, जो देखकर वो काफ़ी खुश हो जाता है क्योंकि ये बिल्कुल असली लग रहा था। अब जैसे ही वो यहाँ से कुछ मीटियोर्स को गुजरते हुए देखता है तो वो शाओबू को बचाने के लिए उसे हक कर लेता है और उसे देखता ही रहता है। शाओबू उसे होश में लाती है और बोलती है कि तुम्हें क्या हो गया है, ये सब कुछ रियल नहीं है, इसीलिए डरो मत, और तुम्हें इंस्पिरेशन चाहिए थी ना, इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ लेकर आई हूँ। यहाँ इन दोनों के बीच में काफ़ी बातें होती हैं, जहाँ वो उसे बताता है कि घर पर सभी लोग मेरी इतनी केयर करते हैं, पर अब मैं घर नहीं जा पा रहा तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। शाओबू बोलती है कि तुम्हें तो घर जाने के लिए सिर्फ थोड़ी सी हिम्मत चाहिए और तुम अपनी मर्जी से घर नहीं जा रहे हो, लेकिन मुझे घर जाने के लिए अपने कंप्यूटर को फिक्स करना होगा। जो सुनकर ली उसे बोलता है कि मुझे एक जगह पता है जिससे शायद तुम्हें कोई मदद मिल सके। इधर हम शाओची को देखते हैं जो कि सोच रही होती है कि फांग की कंपनी से एक भी ऑर्डर नहीं आ रहा। तभी वहाँ पर हान उसके लिए बहुत सारे गिफ्ट्स लेकर आता है और बोलता है कि मिस्टर फांग ने कहा है कि अगर फोन पर गिव अप कर देगी तो सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। ये बोलकर वो यहाँ से चला जाता है। इसके बाद हान फांग के पास जाकर उसे बोलते हैं कि क्या आप अपनी अमनीज़े की वजह से किसी को डेट नहीं करते, और अब आपको इतने वक्त बाद कोई ऐसी लड़की मिली है जिसे आप बारिश होने के बाद भी नहीं भूलते, तो आई थिंक आपको शाओची को एक चांस देना चाहिए। मुझे तो लगता है कि वो बहुत ही काइंड और अच्छे इंसान है, यहाँ तक कि उन्होंने आपसे इतनी बार रिजेक्ट होने के बाद भी गिव अप नहीं किया। जिसकी ये सारी बातें सुनकर फांग उसे घूरने लगता है तो हान चुपचाप यहाँ से चला जाता है। दूसरी ओर शाओची को किसी अननोन मैच मेकर का मैसेज आता है जिसमें उसने लिखा होता है कि ऐसे इंसान जो बाहर से देखने में काफ़ी रूड लगते हो वो अंदर से काफ़ी सॉफ्ट होते हैं, और अगर तुम डायरेक्टली उनके क्लोज नहीं जा पा रहे हो तो तुम्हें बीमार होने का प्रिटेंड करना चाहिए जिससे तुम उनकी रियल साइड को देख सको। और हाँ, याद रखना अगर तुम अपने प्लान में कामयाब हो जाओ तो उन लोगों को थैंक यू कहना मत भूलना जिन्होंने भी तुम्हारी इस सब में मदद की हो। जो सुनकर मिस चाय बोलती है कि हाँ, ये बंदा तो एकदम सही कह रहा है, अगर कभी फांग तुम्हारा हो जाए तो ये मत भूलना कि मैंने तुम्हें उससे मिलवाने में कितनी मदद की है। रात में आप शाओची बिल्डिंग के नीचे फांग के आने का वेट करने लगती है। जैसे ही वहाँ पर फांग आता है तो शाओची उससे जाकर टकरा जाती है और बीमारी का बहाना करने लगती है, पर फांग समझ जाता है कि वो नाटक कर रही है, इसीलिए वो उसे वहीं पर छोड़कर जाने लगता है। शाओची भी उसके पीछे पीछे आती है, पर तभी उसके पैर में मोच आ जाती है जिस वजह से वो वहीं पर गिर जाती है। ये देखकर पहले तो फांग को लगता है कि वो नाटक कर रही है, लेकिन जब उसे रियलाइज़ होता है कि सच में उसे चोट लगी है तो वो उसे अपनी गोद में उठाकर उसके अपार्टमेंट की तरफ ले जाने लगता है। जो देखकर शाओची काफ़ी खुश हो जाती है कि उस अननोन मैच मेकर का आइडिया तो काम कर गया। फांग अब उसे उसके दरवाजे पर छोड़कर अपने घर में चला जाता है, इसलिए शाओची भी अपने घर में जाने की कोशिश करती है, पर जैसे ही वो डोर लॉक में पासवर्ड डालती है तो वो इनकरेक्ट बताता है। अब वो दरवाज़ा नॉक करके शाओबू और मिस चाय को बुलाने लगती है, लेकिन कोई भी दरवाज़ा नहीं खोलता, इसीलिए वो काफ़ी परेशान हो जाती है। जिससे इस तरह देखकर फांग वापस आता है और उसे गोद में उठाकर अपने घर ले जाता है। जिनके यहाँ से जाते ही मिस चाय और शाओबू रूम से निकल कर आते हैं। शाओबू उनसे पूछती है कि भला आपने दरवाज़ा क्यों नहीं खोला, पर तभी इन्हें फांग और शाओजी की आवाज़ें आने लगती हैं, जहाँ फांग तो उसके पैर में दवाई लगा रहा था, और इनकी आवाज़ें सुनकर मिस चाय को गलतफहमी हो जाती है कि वो दोनों तो कुछ और ही कर रहे हैं। वो काफ़ी खुश हो जाती है, पर शाओबू रोने लगती है क्योंकि उसे लग रहा था कि आज तो फांग शाओची को नहीं छोड़ेगा। वहीं पट्टी बांधने के बाद फांग शाओची को बोलता है कि तुम्हारे घर में कोई नहीं है, इसीलिए आज रात के लिए तुम यहाँ पर रुक सकती हो। ये बोलकर वो अपने रूम में जाने लगता है तो शाओची उसे रोककर कहती है कि मैं बीमार हूँ और क्या तुम मुझे इस तरह अकेला छोड़कर जा रहे हो, मुझे बहुत ठंड लग रही है, इसलिए आज रात तुम मेरे साथ ही रुक जाओ। जो सुनकर फांग बोलता है ठीक है और उसके करीब आने लगता है तो शाओची सोचती है कि वो उसे किस करने वाला है, लेकिन वो तो उसके पीछे से रिमोट ले रहा था और रूम के टेम्परेचर को इंक्रीज करके बोलता है कि अब तुम्हें ठंड नहीं लगेगी। शाओची बोलती है कि अरे नहीं नहीं, मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे हक करके सो। तो फांग बहुत सारे ब्लैंकेट लाकर शाओची के ऊपर डाल देता है, जिस वजह से शाओची को काफ़ी गर्मी लगने लगती है। और जब वो अपना हैट उतारने लगती है तो फांग बोलता है कि अभी तो तुम्हें ठंड लग रही थी। शाओची बोलती है कि हाँ, मुझे ठंड लग रही है, और क्या तुम्हें नहीं पता कि मुझे रात में ब्लैंकेट उतारने की आदत है। तो फांग बोलता है कि रुको ज़रा, मैं अभी आया। अब वो अपने रूम से 2 बेल्ट लेकर आता है और बहुत ही हॉट वे में शाओची के एकदम क्लोज आ जाता है। शाओची डरने लगती है कि अब पता नहीं फांग तो उसके साथ क्या ही करेगा, पर वो तो बेल्ट की मदद से उसे ब्लैंकेट से बांध देता है ताकि वो कंबल को निकाल ना पाए। थोड़ी देर बाद खुद को छुड़ाकर शाओची रूम से बाहर आती है और बोलती है कि लगता है कि तुमने मेरी सुपर पावर्स को कुछ ज़्यादा ही हल्के में ले लिया है। शाओची अब जैसे ही उसके रूम में जाने के लिए डोर लॉक को हाथ लगाती है तभी उसे एक जोरदार शॉक लगता है। शाओची को समझ नहीं आ रहा होता है कि ये क्या हो रहा है, और जब वो फिर से हाथ लगाती है तो उसे एक और बार शॉक लगता है, इसलिए वो चुपचाप अपने रूम में भाग जाती है। अंदर से फांग ये सब देखकर काफी मजे ले रहा था और वो हान को वॉइस नोट भेजता है कि तुमने ये जो नया डोर लॉक लगाया है बहुत ही बढ़िया है। हान भी उसे वॉइस नोट भेजता है और बोलता है कि ये लोग स्पेशली चोरों से बचने के लिए बनाया गया है
और मिस्टर फांग आप इतनी देर तक क्यों जागे हुए हैं? क्या आपको नींद नहीं आ रही? रुको मैं आपको अभी लोरी सुनाता हूँ। और वो अपनी बेसुरी आवाज में एक लोरी गाकर रिकॉर्ड करके उसे भेज देता है, जिससे जैसे ही फांग सुनता है तो वो अपना फोन दूर फेंक देता है। अगली सुबह जब शाओची की आंख खुलती है तो वो उठते ही सीधा फांग के रूम में उसे देखने के लिए जाती है, पर वो वहाँ पर नहीं था। बाहर आने पर उसे टेबल पर ब्रेकफास्ट रखा हुआ मिलता है, जिसमें फांग का एक नोट था कि मैं काम पर जा रहा हूँ और तुम भी जल्दी अपने घर चली जाना। शाओची अब जैसे ही अपने घर जाती है तो शाओबू उससे पूछती है कि कल रात क्या हुआ। शाओची उसे बता देती है कि उसने ये तो बिलीव कर लिया कि मैं सच में बीमार हूँ, पर हम दोनों के बीच कुछ भी नहीं हुआ और वो इतना बिजी रहता है कि मैं उसे देख भी नहीं पाती। हार्मोन कलेक्ट करना तो दूर की बात है। शाओबू उसे बोलती है तो क्यों ना तुम भी उसके साथ काम पर चली जाओ, तुम उसे वहाँ जाकर इतना डिस्ट्रैक्ट कर देना कि उसकी कंपनी ही डूब जाए और फिर वो हमेशा हमेशा के लिए घर पर रहे। जो सुनकर शाओची को कुछ आइडिया आता है और वो तैयार होकर सीधा फांग से मिलने के लिए पहुंच जाती है। फांग उसे देखकर पूछता है कि तुम अंदर कैसे है? तो शाओची बोलती है पैरों से। फांग अब बाहर की तरफ देखता है तो हान वहाँ पर नहीं था, क्योंकि वो साइड में छुपा हुआ था और उसे नहीं शाओची को अंदर जाने दिया था। फांग अब शाओची को सीधा दीवार के पास लेकर जाता है और उससे पूछते हैं कि आखिर तुम मुझसे क्या चाहती हो? तो शाओची बोलती है जैसे कि तुम देख चुके हो कि तुम्हारे पास रहकर मैं जल्दी ठीक हो रही हूँ, इसलिए क्यों ना तुम मुझे अपनी कंपनी में काम करने दो। फांग उसे इसके लिए मना कर देता है। शाओची बोलती है कि मैंने तो कहा था कि तुम कंपनसेट करने के लिए कुछ भी करोगे, तो अब भला तुम क्यों मना कर रहे हो? अब वो उसके पास इस तरह आती है जैसे कि उसके पैर में अभी भी दर्द हो और बोलती है कि क्या तुम इस सिचुएशन में मेरी मदद नहीं करोगे? फांग बोलता है कि अगर तुम यहाँ काम करना चाहती हो तो तुम्हें यहाँ के सारे रूल्स मानने पड़ेंगे। अगर तुमने कुछ भी ऐसा वैसा काम किया तो मैं उसी वक्त तुम्हें जॉब से निकाल दूंगा। शाओची बोलती है कि पर अगर तुमने कोई ऐसा रूल बनाया हो जो मैं सहन ना कर पाऊँ तो? जो सुनकर फांग उसे यहाँ से जाने को बोलता है तो शाओची बोलती है कि नहीं मैं सब करूंगी। फांग उसे अब रूल्स बताने लगता है और कहता है कि ऑफिस में मैं तुम्हारा बॉस और तुम मेरी एम्प्लॉय, तुम्हें मैं जो भी कहूंगा वो सारे काम तुम्हें करने पड़ेंगे। दूसरा रूल ये है कि कंपनी में किसी को भी पता नहीं लगना चाहिए कि तुम मेरी एक्स गर्लफ्रेंड हो। और तीसरा रूल ये है कि अगर काम में तुमने कोई भी मेजर मिस्टेक की तो मैं तुम्हें उसी वक्त काम से निकाल दूंगा। ये सब बोलकर वो उसे कल सुबह 10 बजे से काम पर आने के लिए बोलता है। शाओची उसकी सारी बातें मानकर जोश में यहाँ से जाने लगती है, पर जब उसे रियलाइज होता है कि फांग उसे देख रहे हैं तो वो फिर से पैर में दर्द होने का नाटक करती है। उसे इस तरह देखकर फांग बोलता है कि चोट उल्टे पैर में लगी थी ना कि सीधे पैर में। तो शाओची अब उल्टे पैर से वैसे चलने लगती है, जिसकी ऐसी हरकतें देखकर फांग भी स्माइल करता है। अगले दिन हम देखते हैं कि शाओची ऑफिस जाने के लिए एकदम मेकअप शेकअप लगाकर बहुत ही अच्छे से तैयार हो जाती है, जिसे इस तरह देखकर शाओबू और मिस चाय दोनों उसकी तारीफ करते हैं क्योंकि वो काफी अच्छी लग रही थी। बिल्डिंग के नीचे हम फांग को देखते हैं जो कि ऑफिस जाने के लिए अपनी कार में बैठता है। तभी वहाँ पर शाओची भी आ जाती है जो कि उसके साथ कार में जाकर बैठ जाती है, जिसे देखकर फांग पूछता है कि क्या तुम मेरे बताए हुए रूल्स को भूल गई? शाओची सारे रूल्स रिमाइंड करती है और बोलती है कि मैंने तो किसी भी रूल को नहीं तोड़ा। फांग बोलता है ठीक है मैं तुम्हें एक और रूल बताता हूँ कि ऑफिस में तुम मुझसे 10 मीटर की दूरी बनाकर रखोगी। ये बोलकर वो उसे अपनी कार से बाहर निकाल देता है, जो देखकर शाओची बोलती है कि मैं तो इतनी फैंसी स्पेसशिप में बैठी हूँ, तुम्हारी कार क्या चीज है, मैं खुद ही ऑफिस चली जाऊंगी। और फिर वो खुद को बोलती है कि आज मेरा ऑफिस में पहला दिन है, इसलिए मुझे गुस्सा बिल्कुल भी नहीं करना है। ऑफिस पहुंचकर शाओची वहाँ का एनवायरनमेंट देखकर काफी खुश होती है और इमेजिन करने लगती है कि कैसे वो ऑफिस में फांग के इतना क्लोज रहा करेगी और जल्दी से जल्दी सारे हार्मोन को कलेक्ट कर लेगी। पर तभी वो अपने ख्यालों की दुनिया से बाहर निकलती है और हान उसे उसकी डेस्क की तरफ ले जाता है, जो कि फांग के कैबिन से थोड़ी दूर थी, इसलिए वो उससे रिक्वेस्ट करती है कि वो उसकी सीट फांग के कैबिन के पास कर दे। हान उसके लिए फांग से बात करने जाता है और उसे बताता है कि शाओची को अपनी सीट पसंद नहीं आई है। फांग बोलता है कि अगर ऐसा है तो उसे बोल दो वो यहाँ से चली जाए। हान बाहर आकर शाओची से बोलता है कि मिस्टर फांग ने कहा है कि ये सीट सबसे अच्छी है, यहाँ पर बहुत ही अच्छी रोशनी आती है और टॉयलेट भी यहाँ से पास में है। शाओची बोलती है कि नहीं मुझे तो फांग के पास वाली सीट चाहिए। हान फांग के पास आकर उसे बोलता है कि शाओची को लगता है कि अगर वो तुम्हारी पास वाली सीट में बैठेगी तो वो काफी अच्छे से काम पर ध्यान दे पाएगी। फांग बोलता है कि उसे जाकर ये कहो कि अपने काम पर ध्यान दे और अगर उसने 3 गलती की तो मैं उसे काम से निकाल दूंगा। बेचारा हान भी अब इन दोनों के बीच में इस तरह काफी परेशान हो जाता है। अब वो शाओची के पास जाकर उसे कुछ और अच्छी बात ही बोलता है तो शाओची बोलती है कि फांग ऐसी बातें तो बिल्कुल नहीं कर सकता। हान उसे बोलता है देखो जो कुछ भी है लेकिन प्लीज कोई भी गलती मत करना और जॉब से फायर मत होना। ये बोलकर वो उसे आज की मीटिंग की डॉक्यूमेंट्स की 10 कॉपी बनाने को बोलता है, लेकिन शाओची को पता ही नहीं था कि फोटोकॉपी कैसे करते हैं, इसलिए वो मशीन के पास जाकर उसमें झांकने लगती है, जहाँ गलती से उससे बटन दब जाता है और उसे चेहरे का ही प्रिंट बाहर आ जाता है। उसे ऐसी हरकतें करते हुए फांग भी देख लेता है और उसे पेपर वेस्ट करने के लिए पहली वार्निंग देकर यहाँ से चला जाता है। आगे हम फांग को मीटिंग में देखते हैं जहाँ शाओची मीटिंग के डॉक्यूमेंट्स लेकर आती है जो कि उसने गलत प्रिंट कर दिए थे, पर सभी लोग इस चीज को इग्नोर करके मीटिंग कंटिन्यू रखते हैं और बोलने लगते हैं कि कैसे कुछ दिन से काफी सारे लोग और ब्यूटी ब्लॉगर्स अचानक से उनकी कंपनी के बारे में बुरे बुरे रिव्यूज दे रहे हैं, जिससे उनकी कंपनी की रेपुटेशन और सेल्स पर काफी फर्क पड़ा है।
जो सारी बातें सुनकर फांग बोलता है कि इस सब के पीछे जरूर किसी न किसी का हाथ है। फिर वो सभी लोगों को इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन बताता है कि पहले तो उन्हें लॉयर के थ्रू उन सभी लोगों को वार्न करना है जो कि उनके प्रोडक्ट के बारे में गलत रिव्यू दे रहे हैं। दूसरा, उन सभी बुरे रिव्यूज को एनालाइज करना है कि कहीं सच में उनके प्रोडक्ट में कोई गड़बड़ी तो नहीं। जिससे इस तरह देखकर शाओची सोचने लगती है कि ये तो काम करते हुए भी कितना चार्मिंग लगता है। मीटिंग खत्म होने के बाद फांग जब अपने कैबिन में आता है तो शाओची भी उसके पीछे पीछे आ जाती है, जहाँ वो उसे 10 मीटर दूर खड़ी होकर उसके सामने जंप करने लग जाती है और बोलती है कि काम करते हुए भी वो कितना हैंडसम लगता है, वो तो सुपर हैंडसम है। ये सब बोल के वो उसकी बहुत ही तारीफ करती है, जो देखकर कुछ देर के लिए फांग के चेहरे पर स्माइल आती है। पर फिर वो उसे बोलता है कि तुम्हें इतना फ्री देखकर मुझे लग रहा है कि तुम्हारे पास कोई काम नहीं है। और फिर तो वो शाओची की वाटी लगा देता है। पूरे ऑफिस में और कोई सिर्फ शाओची शाओची चिल्ला रहा था। कभी कोई उससे कॉफी मांगता है तो कभी पानी तो कभी फाइल। इतना सारा काम करके बेचारी शाओची काफी थक जाती है और अपनी टेबल पर सर रखकर लेट जाती है। तभी फांग उसके पास आता है और पूछता है कि क्या तुम थक गई, लो इन फाइल्स को भी डिलीवर कर आओ। जो सुनकर शाओची बोलती है कि मुझे भी एक असिस्टेंट चाहिए। पर जब फांग उसे फायर करने की बात करता है तो वो फटाफट से फाइल लेकर डिलीवर करने के लिए चली जाती है। इधर फांग कांग के पास जाता है और उसे बोलता है कि इस बार तुमने मुझे कंपनी से हटाने के लिए बहुत ज्यादा ट्रबल क्रिएट किए हैं। कांग हंसकर बोलता है कि ये सब तुम क्या बातें कर रहे हो, मुझे तो इस बारे में कुछ भी नहीं पता, और यहाँ अनजान बनने की कोशिश करता है। फांग उसे बोलता है कि एक बार सारा मैटर सॉल्व हो जाने दो, फिर मैं किसी भी उस पर्सन को नहीं छोड़ूंगा जो कि मेरी कंपनी को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। ये बोलकर यहाँ से चला जाता है। कांग सीधा अब अपनी बहन के पास कॉल करता है और उसे बोलता है कि फांग को तो हमारे बारे में सब कुछ पता चल गया। जिस पर वो बोलती है तो क्या हुआ, फांग के पास वैसे भी हमारे खिलाफ कोई एविडेंस नहीं है और वो हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। ये बोलकर कॉल रख देती है। इधर हम ली को देखते हैं जो कि साइंस म्यूजियम में होता है। तभी उसे उसकी मॉम का वीडियो कॉल आ जाता है, इसलिए वो एक बुक शेल्फ के पास जाकर खड़ा हो जाता है और बोलता है कि मॉम मैं लाइब्रेरी के अंदर हूँ। तभी उसके पास शाबू आती है जो कि उसे जूस देती है और उसकी मॉम उसे देखकर बोलती है कि जब भी मैं तुम्हें कॉल करती हूँ तो तुम्हारे पास हमेशा कोई ना कोई चाइनीज पर्सन क्यों होता है। ली बोलता है कि मॉम ये चाइनीज नहीं बल्कि कोरियन है। तो शाबू उसकी मॉम के सामने कोरियन और इंग्लिश में बात करने लगती है, जिससे उसकी मॉम को यकीन हो जाता है कि ली सच बोल रहा है। कॉल कट करने के बाद ली शाबू से बोलता है कि तुम्हें तो सच में काफी सारी लैंग्वेज आती है। तो शाबू बोलती है ये तो कुछ भी नहीं है, तुम मेरी मदद कर रहे हो, इसलिए मैंने भी तुम्हारी थोड़ी सी मदद कर दी। ली अब उसे ऊपर वाले फ्लोर पर लेकर जाता है और एक कंप्यूटर के पास ले जाकर बताता है कि ये यहाँ का सबसे एडवांस कंप्यूटर है। जो देखकर शाबू को दिमाग में आता है कि वो इससे जरूर अपने सिस्टम को ठीक कर पाएगी, इसलिए वो ली को जूस लेने के बहाने भेज देती है और फिर वो वहाँ रखे कंप्यूटर की मदद से अपने सिस्टम अपडेट करने लगती है। जैसे ही वो अपना काम खत्म करने ही वाली होती है तभी वहाँ पर ली आ जाता है जो उसे ऐसा करते हुए देख लेता है। जो देखकर शाबू तो डर जाती है और उसे लगता है कि अब तो ली को उसकी सच्चाई पता चल गई है कि वो एक एलियन है। लेकिन ली बोलता है कि तुम तो काफ़ी टैलेंटेड हो, तुम पेंटिंग कर सकती हो, तुम्हें बहुत सारी लैंग्वेजेस आती है और तुम कंप्यूटर को भी फिक्स कर सकती हो, तुम तो सच में अमेजिंग हो। जो सुनकर शाबू रिलीफ फील करती है और बोलती है कि हाँ मुझ में बहुत ज़्यादा टैलेंट है। फिर वो उसकी मदद करने के लिए उसे थैंक्स बोलती है। तो ली बोलता है कि कोई बात नहीं, वैसे भी मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ तो इतना तो मैं तुम्हारे लिए कर ही सकता हूँ। जिसके बाद हम शाओची को देखते हैं जो बेचारी और भी फाइल्स डिलीवर करने के लिए जा रही होती है, पर तभी उसे पता चलता है कि लिफ्ट आउट ऑफ ऑर्डर है। जो सुनकर वो अपनी पावर्स को इस्तेमाल करने का डिसाइड करती है, लेकिन हर जगह पर कैमरास लगे हुए थे, इसीलिए उसे सीढ़ियों से ही जाना पड़ता है। घर जाकर शाओची काफ़ी थक जाती है तो शाबू उसे मसाज देने लगती है, जहाँ वो शाओची का एक टूटा हुआ बाल देखती है और बोलती है कि तुम तो टकली होने वाली हो। शाओची अपने बाल को देखकर बोलती है कि ज़िंदगी में पहली बार मेरा एक बाल टूटा है और रोते हुए बोलती है कि बस अब मैं और नहीं कर सकती, मैं गिव अप कर रही हूँ। पर तभी वो उठकर बोलती है कि नहीं, मैं गिव अप नहीं कर सकती। अब वो इंटरनेट पर ऑफिस में काम करने के बारे में सर्च करती है तो उसे 100 स्किल्स के बारे में पता चलता है जिन्हें वो नोट करने लगती है। अगले दिन शाओची मस्त रेडी होकर पूरे कॉन्फिडेंस के साथ ऑफिस में पहुंचती है, जहां वो स्मार्ट वर्क करती है और ऑफिस की फोटोकॉपी मशीन को शाबू के दिमाग से कनेक्ट कर देती है, जिससे शाबू उसके कहने पर कैफे में बैठे बैठे ही उसके प्रिंट्स निकाल देती है। इन प्रिंटआउट्स को शाओची अब कैमरा से बचकर अपने मैजिक के इस्तेमाल से अच्छे से अरेंज कर देती है। फांग जब अपने कैबिन में पहुंचता है तो सारे डॉक्यूमेंट्स उसे अपनी टेबल पर मिलते हैं, जिनके बारे में डिटेल शाओची ने एक नोट पर लिखी हुई थी, जिसे इस तरह काम करते हुए देखकर फांग भी हैरान रह जाता है। फिर हम हान को देखते हैं जो कि अपने मोबाइल में एक लाइव स्ट्रीम देख रहा था। तभी शाओची भी वहाँ आकर देखने लगती है क्योंकि उसने अपना सारा काम खत्म कर लिया था। हान यहाँ उसे ये बात फांग को बताने से मना करता है कि वो काम के टाइम पर लाइव स्ट्रीम देख रहा था। शाओची भी उसे लाइव स्ट्रीम दिखाने के लिए बोलती है क्योंकि उसे वो देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा था और उससे पूछती है कि ये क्या है, तो हान उसे बताने लगता है कि ये लाइव स्ट्रीम है। जिन दोनों को इस तरह बात करते हुए फांग अंदर से देख रहा था, जिसे शायद इन दोनों को देखकर थोड़ी सी जेलसी होती है और वो बाहर आकर इन्हें 3 बजे होने वाली मीटिंग के लिए काम करने को बोलता है, जिससे दोनों अपने अपने काम पर लग जाते हैं। मीटिंग में फांग सभी लोगों को बताता है
कि जो भी लोग उनकी कंपनी के बारे में बुरे बुरे रिव्यूज लिख रहे थे, लीगल नोटिस मिलने के बाद उन सभी लोगों ने ये सब करना बंद कर दिया है। पर अब हमें अपने कस्टमर्स का ट्रस्ट वापस से जीतना होगा। सभी लोग अब यहाँ पर फांग को एडवाइस देने लग जाते हैं। कोई बोलता है कि उन्हें नया प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहिए, तो कोई बोलता है कि उन्हें अपने प्रोडक्ट्स पर डिस्काउंट लगा देना चाहिए। पर फांग को कोई भी आइडिया पसंद नहीं आता, क्योंकि ये सभी सिर्फ सेल्स बढ़ाने की आइडिया थे, ना कि कंपनी की गुडविल को अच्छा करने के। तभी शाओची बोल पड़ती है कि हमें लाइव स्ट्रीम करके अपने प्रोडक्ट के बारे में बताना चाहिए। फांग बोलता है कि लोग सोचेंगे कि एक पेड रिव्यू है और हमारी लाइव स्ट्रीम नहीं देखेंगे। शाओची बोलती है कि अगर हम सिंसेरिटी से अपने प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे तो मुझे लगता है कि लोग ज़रूर देखेंगे, जिसके इस आइडिया से सभी लोग सहमत होते हैं, क्योंकि ये कॉस्ट इफेक्टिव भी था। और आखिर में फांग को भी शाओची का ये आइडिया मानना ही पड़ता है, जो सुनकर शाओची काफ़ी खुश हो जाती है। शाओची अब लाइव स्ट्रीमिंग के लिए चली जाती है, जहाँ एक प्रोफेशनल उसका मेकअप कर रही थी। शाओची यहाँ प्रोडक्ट के बारे में बताने लगती है कि वो कितना अच्छा है, पर लाइव स्ट्रीम में उसे काफ़ी हेट कमेंट्स मिल रहे होते हैं और सभी लोग सोचते हैं कि वो एक पेड रिव्यूअर है। इसीलिए सभी लोगों को गलत प्रूफ करने के लिए शाओची जिम में जाकर वर्कआउट करती है। दूसरी ओर फांग जब शाओची को उसकी डेस्क पर नहीं देखता तो वो हान से पूछता है कि वो कहाँ गई है। हान उसे बता देता है कि शाओची जिम में जाकर हमारे प्रोडक्ट्स का लाइव डेमो दे रही है। और वैसे मिस्टर फांग जिम ज़्यादा दूर नहीं है, हमारी बिल्डिंग के नीचे ही है। अगर आपके पास टाइम हो तो आप भी वहाँ पर जा सकते हैं। जिसकी ये बात सुनकर फांग उसे घूरता है तो हान वहाँ से चला जाता है। लेकिन हान के जाते ही हम देखते हैं फांग भी शाओची की लाइव स्ट्रीमिंग देख रहा था। इधर जिम के अंदर शाओची बहुत ज़्यादा वर्कआउट करती है और सभी लोगों को दिखाती है कि इतना पसीना आने के बाद भी उसका मेकअप अभी तक टिका हुआ है। पर लोग उसकी बातों पर अब भी यकीन नहीं करते और उसे अपने मुंह पर पानी डालने को बोलते हैं, जो देखकर फांग सभी हेटर्स को स्ट्रीम से भगाने के लिए अच्छे अच्छे कमेंट्स लिखने लगता है। दूसरी ओर मिस चाय और शाओबू भी यही काम कर रहे थे। वहीं शाओची सभी को प्रूव करने के लिए कि मेकअप वाटरप्रूफ है, पूल में जाने का डिसाइड करती है। पर पूल में जाने से पहले उसे चक्कर आने लग जाते हैं और उसे लगता है कि उसने शायद कुछ ज़्यादा ही वर्कआउट कर लिया, इसीलिए उसके साथ ऐसा हो रहा है। लेकिन लाइव स्ट्रीम कंप्लीट करने के लिए वो पूल में चली जाती है और डुबकी लगाकर दिखाती है कि उसका मेकअप अभी भी खराब नहीं हुआ, जो देखकर स्ट्रीम में अच्छे अच्छे कमेंट्स आने लग जाते हैं। पर शाओची जब गहरे पानी में होती है तभी उसके पैर में मोच आ जाती है और वो स्विम नहीं कर पाती और डूबने लगती है। ठीक उसी वक्त वहाँ पर फांग भी आ जाता है, जो कि शाओची को डूबता हुआ देखकर बिना कुछ सोचे समझे पानी में छलांग लगा देता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइस ये थी आज के वीडियो एंड आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक